जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट स्टडी के एक महत्वपूर्ण बिंदु का डिस्कशन करेंगे। एनवायरनमेंट स्टडी की इस सीरीज़ में अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर दिया है अपघटन। देखिए, अपघटन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम में मुख्य रूप से 3 प्रकार के घटक होते हैं। पहला उत्पादक, जो कि ऊर्जा का निर्माण करता है। दूसरा उपभोक्ता, जो उत्पादक के द्वारा निर्मित किए गए ऊर्जा का ग्रहण करता है। और तीसरा होता है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता वे घटक होते हैं जो उत्पादक या उपभोक्ता किसी के मृत्यु हो जाने पर उन्हें अपघटित करते हैं। तो ये अपघटनकर्ता जो अपघटन की प्रक्रिया करते हैं, यही यहाँ पर दिया गया है अपघटन। तो चलिए अब समझते हैं अपघटन क्या होता है। यहाँ पर दिया, आपने शायद सुना होगा कि केंचुओं को किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। इसी प्रकार अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि जैसे केचुआ है, केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ, इसका यूज पौधे नहीं कर पाएंगे, तो इनका खंडन करते हैं और साथ ही साथ भूमि को भुरभुरा बनाते हैं। सेम इसी प्रकार जो अपघटक होते हैं, ये भी क्या करते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों या अकार्बनिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। यहाँ पर दे पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों जैसे पशुओं के मृत अवशेष, मलादि सहित अपरद का मतलब डेंड्राइट्स है ना, बनाते हैं, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ का काम करते हैं। देखिए, जो अपघटन करता होते हैं ये क्या करते हैं कि जब ये सब चीज़, मतलब पत्ती है, छाल है, फूल है, पशु मृत हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये सब अपरद में परिवर्तित हो जाते हैं। अपरद को डेट्राइटस कहते हैं, है ना, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ का काम करता है। तो यहाँ से ये भी नाम याद रखिएगा, डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है? वो रॉ मटेरियल होता है जिसपे अपघटन होना है। अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण खंडन करना, निच्छालन, अपचयन, ह्यूमस भवन या ह्यूमस बनाना, ह्यूमिफिकेशन भी कहते हैं, और खनिजी भवन मतलब मिनरलाइजेशन है। तो देखिए, अपघटन के चरण कौन कौन से? पहला होता है खंडन, मतलब पदार्थ को छोटे पार्ट में तोड़ना, इसका अपचयन करना, ह्यूमिफिकेशन और यहाँ पर मिनरलाइजेशन, ये 4 स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है? आगे दे रखे है अपरदाहारी, जैसे कि केचुआ। देखिए, अपरदाहारी क्या करता है? ये छोटे छोटे, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ होता है या जो रॉ मटेरियल होता है, इसे छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। यहाँ पे दिया है अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं, इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। मतलब जितने भी अपरदाहारी होते हैं ये क्या करते हैं कि जो अपरद मतलब डेंड्राइटस होता है, इसे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। निच्छालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं। देखिए, निच्छालन क्या होता है? जो जल में घुलने वाले अकार्बनिक पोषक है, ये मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। बैक्टीरियल एवं कौकी एंजाइम्स अपरदों को सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। दोस्तों, अगर आप PCS की प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन से किसी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप इस ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि
उपर्युक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरद पर समानांतर रूप से लगातार चलती रहती हैं। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। देखिए, ह्यूमिफिकेशन के दौरान ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस क्या होता है यहाँ पे दिया है, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। स्वभाव में कोलाइडल होने के कारण यह पोषक के भंडार का काम करता है। देखिए, ह्यूमस पोषक का भंडार होता है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा खंडित होता है और खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं और जिन्हें ये मुक्त कर देता है। तो ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमस बनता है जो कि खनिजों का भंडार होता है, और इसका जब खनिजीकरण मतलब मिनरलाइजेशन होता है तो यहाँ से मिनरल निर्मित होता है। आगे दिया है, अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायु घटकों तथा अपरद के रासायनिक संगठन द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर होता है तब अपघटन दर धीमी होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है, अगर कोई भी जो अपघटक है या अपरद है, अगर इसमें काइटिन या लिग्निन की मात्रा है तो इसकी अपघटन दर धीमी होती है। यदि अपरद नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है तो ये तेज होती है। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु घटक है जो कि मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण में अपघटन तेज गति से होता है। सबकी निम्न ताप और अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमा करता है। तो याद रखना है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अपघटन तेज होगा और कम होगा तो स्लो होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसी चीज को यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। देखिए यहाँ पे डायग्राम के, देखिए आप इसकी शुरुआत आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे, इसे आप कहीं से भी देख सकते हैं। अगर हम लोग इसे यहाँ से शुरू करेंगे, एक वृक्ष है ना, ये मृदा में उगा हुआ है। अब मृदा में उगा है मतलब मृदा में इसको कुछ ना कुछ ऊर्जा मिल रहा होगा, तो कहाँ से मिला है इसी को दर्शाएगा। देखिए यहाँ से इसकी एक पत्ती टूटती है ना, ये जमीन पर गिरती है। अब यहाँ पर दिया कुछ का कीटों एवं अन्य जीवों द्वारा भक्षण होता है, मतलब जो ये पत्ती गिरी इसे कुछ कीट खा जाएंगे। भोज्य पदार्थों एवं ऊर्जा खाद्य जाल में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये पत्ती इसको कीट खा रहा है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कुछ भोज्य पदार्थ रासायनिक क्रियाओं द्वारा मृदा में निच्छालित कर दिए जाते हैं। अब मृदा में मिल गया है ना, अब कार्बनिक पदार्थ युक्त मृदा। अब ये जो मिट्टी है यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कार्बनिक पदार्थ मिला हुआ है। तत्पश्चात अब इसमें जब कार्बनिक पदार्थ मिला है तो केचुआ, बैक्टीरिया, मृदा चिंचड़ी एवं फंजाई द्वारा इसका अपघटन होता है। अपघटन होगा तो यहाँ से ह्यूमिफिकेशन मतलब इसका ह्यूमस बनेगा और फिर बाद में क्या हो जाएगा, इसमें इसका मिनरलाइजेशन होगा, मिनरल निकलेगा जिससे पौधे ग्रहण करेंगे। तो इस साइकिल को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखी निरूपण यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह इसमें क्या समझना है, देखिए गहरे समुद्र के जल तापी पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत सूर्य है। देखिए अगर आप गहरे जल को छोड़ देंगे, इसके बाद जितना भी पारितंत्र बचता है उसमें ऊर्जा का स्रोत कौन है, एकमात्र सूर्य है। आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। पादप एवं प्रकाश संश्लेषण जीवाणु, जिसे कि स्वपोषी जीवाणु कहते हैं, सूर्य की विकिरित ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में लगाते हैं। पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। अतः यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम में किस प्रकार से प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सूर्य का कंप्लीट ऊर्जा है, इसका 2 से 10% पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है और इसी से ऊर्जा बनता है, जिससे आगे प्रत्येक जीव ग्रहित करते हैं और अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, देखिए पृथ्वी पर सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अतः आप पाएंगे कि सूर्य से उत्पादकों की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। देखिए सन है मतलब सूर्य, यहाँ से उत्पादक को एनर्जी मिला और उत्पादक से उपभोक्ता को मिला और उपभोक्ता से अपघटन करता। तो आप पाएंगे कि पूरा एक दिशा में चल रहा है। इसी वजह से जो इसे एक दिशिक कहा जाता है। एक दिशिक का मतलब ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि पारिस्थितिक तंत्र उष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त नहीं होते हैं। उन्हें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि वे अपेक्षित अणुओं को संश्लेषित कर बढ़ती हुई
व्यवस्थन के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सके। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है इससे अवमुक्त नहीं, मतलब इससे नहीं अवमुक्त है। आगे यहाँ पर बताया गया, देखिए पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादक को उत्पादक कहा जाता है ना। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शाकी एवं काष्ठी पादक मुख्य उत्पादक है। देखिए जो हरे पौधे हैं इन्हीं को उत्पादक कहते हैं। अब स्थल की बात करेंगे तो जो शाक युक्त पौधे और जो काष्ठी पौधे हैं यही प्रमुख उत्पादक है। इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियां जैसे पादप प्लॉग, फाइटोप्लैंक्टन, काई, बड़े पादप जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक है। सभी जीव अपनी आहार आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। देखिए जो जीव है अगर इन्हें एनर्जी लेना है तो ये कहीं ना कहीं से पादप पर निर्भर होंगे, इसलिए उन्हें उपभोक्ता कहा गया है, या फिर इन्हें परपोषित भी कहा जाता है। और यदि वे उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते हैं तो उन्हें प्राथमिक उत्पादक, है ना। अगर प्राथमिक से करेंगे तो द्वितीयक उत्पादक, यहाँ पे देखिए द्वितीयक उत्पादक, फिर आगे देखेंगे तृतीयक उत्पादक। ये कहा क्या गया, इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए अगर आप एक पौधा है, पौधा उपभोक्ता है, इससे आप एनर्जी मतलब इसको ग्रहण कर रहे हैं तो आप प्राथमिक उपभोक्ता है। अगर आप प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहे हैं तो आप द्वितीयक हैं, द्वितीयक को खा रहे हैं तो तृतीयक है, तृतीयक को खा रहे हैं तो चतुर्थक है। इसी प्रकार सबसे अंतिम में आएगा उच्च उपभोक्ता। ये चीज़ अब लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर रखा है। यहाँ पे दिया है वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं, वे मांसाहारी या मांसभक्षी होते हैं। मतलब आप शाकाहारी जीवों को खा रहे हैं। देखिए पौधों की बात नहीं हो रही, शाकाहारी जीवों को, मतलब जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बकरी है ना, बकरी यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया भी गया। रुकिए इसको पूरा कर लेते हैं फिर समझाते हैं, है ना। देखिए और अगर आप मांसाहारी को खा रहे हैं तो आप द्वितीयक मांसभक्षी, मतलब द्वितीयक मांसाहारी। यहाँ पे दिखाया जैसे देखिए घास है ना, घास ये एक मतलब वो उत्पादक है, उत्पादक को बकरी खा रहे, ये प्राथमिक उपभोक्ता है ना। अब इसको अगर मनुष्य खा रहा है तो मनुष्य क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अब इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन हम लोग रखते हैं, मान के चलेगा, मान लीजिए बकरी को मनुष्य नहीं खाता है ना, बकरी को यहाँ पे मान लीजिएगा कि शेर खा गया है ना, एक एक्सेप्शन है, ऐसा मैं खाली रख रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल मतलब है या नहीं वो अलग बात है। ठीक है, बकरी को शेर खा गया तो शेर मांसाहारी है, मान के चलिए शेर को मनुष्य खा गया है ना, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक मांसाहारी। या इसी सिनेरियो को आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये बकरी ने घास को खाया तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है, बकरी को मनुष्य खा गया और बाद में मनुष्य को शेर खा गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका द्वितीयक मांसभक्षी हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। अपरद खाद्य श्रृंखला का मतलब जो अपघटनकर्ता वाले जीवों को होगा। ये मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होती है, यह अपघटकों से बना होता है जो कि मुख्यतः कवक और बैक्टीरिया के रूप में परपोषित जीव होते हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद का खंडन करते हैं और उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उन्हीं को ग्रहण करते हैं। इन्हें मृतपोषी या पूर्तिजीवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ देखिए जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। तो ये चारण खाद्य श्रृंखला, इसका भी नाम याद रखिएगा, ये जलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। इसके विरुद्ध स्थलीय पारितंत्र में जीएफसी की तुलना में अपरद खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। कुछ स्तरों पर अपरद खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है ना। अपरद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला, मतलब ये देखो इसमें मूल रूप से बस इतना याद रखना है कि जो जलीय पारितंत्र इसमें चारण खाद्य श्रृंखला के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए यहाँ पे विभिन्न पोषण स्तर को यहाँ पे दर्शाया गया। देखिए सूर्य है, सूर्य से ये उत्पादक को ऊर्जा मिला, उत्पादक से द्वितीयक उपभोक्ता को मिला, तृतीयक को मिला, चतुर्थक को मिला। जब इनकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाएगी, अपघटनकर्ता हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दर्शाया गया है। ये आज की क्लास रही। अब अगली वीडियो में हम लोग पोषण स्तर के बारे में समझेंगे, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।